अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का अनुप्रयोग। तो ये आप हेडिंग डाल दें। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का अनुप्रयोग में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यवर्ती के स्थायित्व के बारे में। ये पहला अनुप्रयोग होगा। मध्यवर्ती में हम बात करेंगे सबसे पहले कौन से मध्यवर्ती के बारे में? कार्बोदनायन के स्थायित्व के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कार्बन मुक्त मूलक और फिर कार्बोरेनायन के स्थायित्व के बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान दें, कार्बोदनायन का जो स्थायित्व है ये हमने प्रेरणिक प्रभाव में भी पढ़ा था, आई इफेक्ट में। लेकिन आई इफेक्ट में हमने जो उदाहरण लिए थे तो वहां पे आई इफेक्ट से आंसर क्या आ रहा था? सही आ रहा था। लेकिन हमेशा आई इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव से उत्तर जो है सही है ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब आपके सामने अब कार्बोदनायन आएगा तो आपको सारे इफेक्ट लगा के देखने हैं। तो यहाँ पे कार्बोदनायन के स्थायित्व को देखने का क्या क्रम होता है तो वो हमने ऐसे लिख रखा है। तो सबसे पहले सामान्यतः क्या चेक किया जाए? किसमें अष्टक क्या है? पूर्ण है। उसके बाद क्या देखा जाए? वैद्युत ऋणात्मकता को देखा जाए। मतलब किसको देखा जाए? EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए। फिर उसके बाद किसको देखा जाए? अनुनाद को देखा जाए, किसमें है किसमें नहीं है। और फिर आखिर में MHI प्रभाव को देखा जाए। तो सबसे पहले स्थायित्व निर्धारित करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? अष्टक को देखना पड़ेगा, पूर्ण है कि नहीं है। अब यहां पे देखें, पूर्ण अष्टक के नीचे यहां पे लिखा हुआ है इन एनी RS। यहां पे RS का मतलब क्या होता है? RS का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसको क्या बोला जाता है? अनुनादी संरचना। RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो कार्बोदनायन आपको दे रखा है उसके स्थायित्व की जब आप तुलना करने जा रहे हैं तो आपको देखना है कि कार्बोदनायन के किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अनुनादी संरचना में अष्टक सभी परमाणुओं का पूर्ण है कि नहीं है। अष्टक का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यह आपको सबसे पहले चेक करना है। तो यदि अनुनाद के कारण किसी भी अनुनादी संरचना में अष्टक क्या हो जाए? कार्बोदनायन का पूर्ण हो जाए तो उसका स्थायित्व क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? अष्टक चेक करना होता है। अष्टक को हम क्या बोलते हैं? अष्टक को हम ऑक्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट भी बोलते हैं। तो जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो पूर्ण अष्टक जहां पर भी होगा तो वहां पे मैं क्या बोल दूंगा उसको शॉर्ट में? OC मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। तो अष्टक यदि पूर्ण है तो उसको आगे मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा OC मतलब ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अष्टक क्या है? पूर्ण है। तो अब इसका क्या मतलब है उसको हम कुछ एग्जाम्पल से यहां पे समझते हैं। जैसे पहला वाला कार्बोदनायन यहां पर देखें तो इस कार्बोदनायन के यदि स्थायित्व की तुलना आपको किसी दूसरे कार्बोदनायन से करनी है तो कैसे करेंगे? तो ये कार्बोदनायन है, इसका मतलब इसका अष्टक अभी तो क्या है? अपूर्ण है। कार्बोदनायन का अष्टक क्या होता है? अपूर्ण। अब इसमें अगर हम देखें यहां पर लोन पेयर है, फिर यहां पे सिग्मा बंध है, फिर यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो लोन पेयर सिग्मा प्लस, यहां पे क्या होगा? अनुनाद। लोन पेयर इधर से इधर जाएगा और इधर जाने के बाद क्या बना देगा? पाई बंध। तो जो अनुनादी संरचना बनेगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए लोन पेयर के तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो अब अनुनादी संरचना बनी इसमें अब आप देखें कि अष्टक पूर्ण है कि नहीं है। हाइड्रोजन के अष्टक की बात हम कभी भी नहीं करते हैं। कार्बन की यदि यहां पे बात करें तो कार्बन यहां पे 4 बंध बना रहा है, 2 बंध इधर बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 बंध में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस कार्बन का अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर अभी भी होगा। तो एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन कितने बंध बना रहा है यहां पे? तो ऑक्सीजन जो है वो द्विबंध बना रहा है, मतलब 2 बॉन्ड इधर और 1 बंध हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। 3 बंध ऑक्सीजन बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 और 2 टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पे कार्बन का भी अष्टक पूर्ण, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण। तो ये जो अनुनादी संरचना बनी वो क्या बनी? पूर्ण अष्टक वाली अनुनादी संरचना बनी। तो इस कार्बोदनायन का अष्टक पूर्ण हो सकता है, इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। उसी तरह से यहां पर देखें तो ये कार्बोदनायन दूसरा वाला, तो यहां पे भी अभी अष्टक क्या होगा? पूरा नहीं होगा। यहां लोन पेयर है, फिर सिग्मा है,
फिर पॉजिटिव, तो लोन पेयर इधर से इधर जाएगा तो अनुनाद होगा, तो क्या बनेगी इसकी अनुनादी संरचना? इसकी अनुनादी संरचना कुछ ये बनेगी। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, मतलब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के भी 4 बंध हैं यहाँ पे, 2 बंध ये द्विबंध वाले और 2 बंध हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के 4 बंध हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका भी अष्टक क्या है? पूर्ण है। इसका मतलब ये वाली अनुनादी संरचना भी क्या हो गई? पूर्ण अष्टक वाली हो गई। तो यदि अनुनाद के कारण अष्टक पूर्ण हो जाए तो फिर कार्बोधनायन का स्थायित्व क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अगर इसमें बात करें तो ये कार्बोधनायन है, इसमें अभी अष्टक पूर्ण नहीं है। यहां पे अगर देखें तो यहां पे रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, पाई, सिग्मा और प्लस। तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो अनुनादी संरचना क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस और यहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो जैसे ही हमने अनुनाद कराया तो एक और अनुनादी संरचना बनी। हमने क्या बोला? इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी अनुनादी संरचना में अष्टक पूर्ण होना चाहिए। तो यहां पे अभी अष्टक पूर्ण नहीं है क्योंकि कार्बोधनायन कार्बन पे प्लस अभी भी है। इसके बाद यहां पे देखें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर फिर सिग्मा फिर प्लस, तो लोन पेयर प्लस के पास अनुनाद करके जाएंगे। तो यहां पे अब अगर हम देखें क्या अष्टक पूर्ण होगा तो देखें H2C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH और प्लस, और यहां ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। तो यहां पे अब अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है इसके 4 बंध पूरे हो गए, मतलब इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस वाले ऑक्सीजन की बात करें और इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन का भी अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब इस कार्बोधनायन की कोई एक ऐसी अनुनादी संरचना है जिसमें अष्टक जो है सभी परमाणुओं का क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। इसका मतलब इस कार्बोधनायन का स्थायित्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनुनादी संरचना में अष्टक पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको क्या चेक करना होता है? इसके बाद आपको चेक करना होता है विद्युत ऋणात्मकता, जिसको हम बोलते हैं EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता भी बोलते हैं, उसके लिए क्या पॉइंट है ये देखें। तो ऋणात्मक आवेश ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर ज्यादा स्थायी होता है। तो यदि ऋणावेश है तो वो कहां पर ज्यादा स्थायी होगा? जहां पर विद्युत ऋणता क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, जबकि धनावेश जो है वो कम विद्युत ऋणी पर ज्यादा स्थायी होता है। तो यदि धनावेश है तो वो किस पर ज्यादा स्थायी होगा? जिसकी विद्युत ऋणता क्या है? कम है। तो अभी हम धनावेश की बात कर रहे हैं, धनायन की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाला पॉइंट देखेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमने लिख रखा है C प्लस सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? संतृप्त। C प्लस सेचुरेटेड संतृप्त, और C प्लस अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त। तो यदि C प्लस सेचुरेटेड है, मतलब यदि संतृप्त कार्बन पे धनायन है, तो असंतृप्त कार्बन वाले धनायन से वो क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। तो जैसे अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे CH2 प्लस CH3, तो यहां पे अगर आप देखें तो धनायन जो है वो कौन से कार्बन पे है? संतृप्त वाले एकल बंध वाले कार्बन पर है। तो संतृप्त का पे कैसे पता चलेगा? एकल बंध कार्बन से यहां पे संतृप्त। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये द्विबंध वाला कार्बन है, मतलब कैसा कार्बन? असंतृप्त कार्बन है। तो यदि संतृप्त कार्बन पे धनायन आता है तो वो असंतृप्त वाले कार्बन से क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, क्योंकि ये असंतृप्त वाला जो कार्बन है इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? संतृप्त वाले कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए यदि कम विद्युत ऋणी वाले कार्बन पर धनावेश आ जाए तो उसका स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। तो इसको आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे। यदि एकल बंध वाले कार्बन पे धनायन है, मतलब संतृप्त कार्बन पे यदि धनायन है, तो उसका स्थायित्व द्विबंध मतलब असंतृप्त वाले कार्बन से क्या होता है? धनायन से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये डायरेक्ट पॉइंट जो है वो हम एग्जाम्पल में यूज करके देखेंगे। इसके बाद विद्युत ऋणता के बाद हम अगला पॉइंट जो बात करेंगे वो क्या है? अनुनाद।
अनुनाद का मतलब यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस, शॉर्ट में इसको रेजो से हम बोलेंगे। तो अनुनाद में हमने क्या बोला, 2 पॉइंट चेक करना है। एक तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है कि कितना अनुनाद हो रहा है, एक्सटेंट का मतलब कितना अधिक अनुनाद हो रहा है, ये चेक करना। और दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है कि कितना अच्छा अनुनाद हो रहा है। तो यदि अनुनाद हो रहा है कार्बोदनायन में तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा तुलना करते हुए कि कितना ज्यादा हो रहा है, और दूसरा पॉइंट हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि कितना अच्छा हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, जैसे क्वालिटी अच्छी कब होगी, जैसे किसी धनायन में मान लो एरोमेटिसिटी आ गई, एरोमेटिक आ गई, तो उसका स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को भी कैसे उपयोग में लेना है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे MH और कौन सा प्रभाव, I प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। तो MHI प्रभाव में जो स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम होता है वो क्या होता है, समानुपाती प्लस M के, फिर प्लस H के और किसके, प्लस I के। मतलब स्थायित्व जो है वो प्लस M के और प्लस H के और प्लस I के क्या होता है, समानुपाती। इसी क्रम में आपको देखना होता है, पहले M फिर H और फिर I। और माइनस वाले प्रभाव की अगर हम बात करें तो माइनस M माइनस H और माइनस I के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस पर आधारित भी हम उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले स्थायित्व के क्रम में आपको क्या देखना होता है, अष्टक, फिर विद्युत ऋणात्मकता, फिर अनुनाद, और फिर हम किसकी बात करते हैं, प्रभाव की बात हम करते हैं। तो इस क्रम में आपको ये देखना होता है। अब हम कार्बोदनायन के स्थायित्व के कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बोदनायन दे रखे हैं, इनके स्थायित्व का क्रम हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट स्थायित्व में क्या बताया था कि आपको अष्टक चेक करना है कि कहीं पर अष्टक पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले कार्बोदनायन में यदि आप देखें तो यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर सिग्मा और प्लस, तो लोन पेयर जो है वो अनुनाद करके इधर धनायन के पास जाएगा और इसके अष्टक को क्या कर देगा, पूर्ण कर देगा। तो जो हमने पूर्ण अष्टक वाले उदाहरण देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि यदि कोई धनायन में लोन पेयर वाला समूह आ जाए तो वो अपना लोन पेयर देके कार्बन के अष्टक को क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। तो ये अपना लोन पेयर देगा और इस कार्बन के 4 बंध बन जाएंगे, मतलब इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद इस धनायन और इस धनायन की यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे पास कोई भी लोन पेयर वाला समूह जो है वो नहीं है, तो यहां पर कभी भी अष्टक जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि A वाले में अष्टक पूर्ण हो पा रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि A का स्थायित्व जो है वो B और C से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यहां पर अनुनाद के कारण क्या हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब B और C के स्थायित्व की यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था क्रम में, वो बताया था EN मतलब विद्युत ऋणात्मकता। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो धनायन है वो एकल बंध वाले कार्बन पे मतलब संतृप्त कार्बन पर है, और यहां पर भी जो धनायन है वो एकल बंध वाले कार्बन मतलब संतृप्त कार्बन पर है। तो यहां पर EN वाला जो फैक्टर है, विद्युत ऋणात्मकता वाला जो फैक्टर है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों कार्बन जो है वो कैसे कार्बन है, संतृप्त कार्बन है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बताया था विद्युत ऋणात्मकता के बाद, कि अनुनाद देखें। तो इसमें अगर हम देखें तो पाई सिग्मा प्लस, तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद करके किसके पास जा सकते हैं, प्लस के पास जा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर अनुनाद रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर कोई भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, अनुनाद देखने को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि बी वाले में ये अनुनाद के द्वारा क्या हो रहा है, स्थायी हो रहा है, इसलिए इसका स्थायित्व जो है वो सी से क्या होगा, अधिक होगा। तो जो फाइनल ऑर्डर आएगा स्थायित्व का वो क्या होगा, ए, फिर बी और फिर क्या होगा, सी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कहां पर अष्टक पूर्ण हो पा रहा है, उसका स्थायित्व जो है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो बाकी पॉइंट लिखाए थे वो एक एक करके आपको देखना है। दूसरे एग्जाम्पल की यहां पे यदि बात करें तो यहां पे फिर से हमारे पास 3 धनायन दे रखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां पर किसी भी धनायन में अष्टक पूर्ण हो सकता है क्या, तो आप देखेंगे कि किसी भी धनायन में लोन पेयर वाला समूह यहां पर
नहीं है तो यहां पर अष्टक किसी में भी पूरा नहीं होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक पूर्ण की बात यहां पर नहीं होगी। दूसरा पॉइंट यदि बात की जाए विद्युत ऋणात्मकता En की, तो यहां पे यदि आप देखें जो धनायन है वो एकल बंध वाले कार्बन संतृप्त कार्बन पर है, यहां पर भी जो धनायन है वो एकल बंध संतृप्त कार्बन पर है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो जो धनायन है वो द्विबंध वाले कार्बन पर है। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो कैसा हो गया, ये वाला कार्बन हो गया असंतृप्त, ये वाला कार्बन असंतृप्त कार्बन हो गया। तो ए और बी में जो हम बात करेंगे संतृप्त कार्बन है और सी वाले में धनायन जो है वो असंतृप्त कार्बन पर है। तो असंतृप्त कार्बन अनसैचुरेटेड पे यदि धनायन आ जाए तो उसका स्थायित्व तो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी का स्थायित्व जो है वो सी से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि सी में जो धनायन है वो अनसैचुरेटेड कार्बन पे आ रहा है, इसलिए सी का स्थायित्व जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें En के बाद किसकी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं किसमें अनुनाद है किसमें नहीं है, उस क्रम के अनुसार हमें चलना है। तो इसमें अगर हम देखें तो पाई, यहां पे पाई आएगा, फिर सिग्मा, फिर प्लस, और यहां भी पाई सिग्मा और प्लस। तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन अनुनाद करके इधर आ सकते हैं और ये पाई के इलेक्ट्रॉन भी अनुनाद करके इधर आ सकते हैं। इसका मतलब यहां पर आपको रेजोनेंस अनुनाद देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें क्या है, पाई सिग्मा प्लस, तो पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकते हैं, तो इसमें भी रेजोनेंस मतलब अनुनाद देखने को मिलेगा। तो फिर हमें तुलना करनी है कि किसमें रेजोनेंस ज्यादा है किसमें कम है। तो इसमें अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से अनुनाद हो सकता है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो रेजोनेंस जो है वो एक ही साइड से हो रहा है अनुनाद, तो इसमें अनुनाद क्या होगा, कम होगा। तो अब अगर मैं पूछूं ए और बी में से किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तो क्योंकि ए में अनुनाद मतलब रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो फिर उसका स्थायित्व बी की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर फाइनल ऑर्डर लिखा जाए स्थायित्व का तो वो क्या होगा, ए सबसे अधिक स्थायी, फिर बी, और फिर कौन होगा, सी यहां पर होगा। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि आप ये बोलेंगे कि सी वाले में जो है 3 पाई वन है तो सबसे अधिक अनुनाद तो यहां पर होगा, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिसको हमें स्थायी करना है पॉजिटिव को, तो ये द्विबंध वाले कार्बन के साथ है, तो जब भी पॉजिटिव द्विबंध वाले कार्बन के साथ होता है तो वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, तो यहां पर ये अनुनाद में भाग नहीं लेता है। जबकि ए और बी में जो पॉजिटिव है वो अनुनाद में भाग ले रहा है, सी में जो है पॉजिटिव अनुनाद में ही भाग नहीं लेता है, इसलिए इसका जो स्थायित्व है वो ए और बी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो सबसे पहले क्या देखना है, अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं, फिर En, फिर अनुनाद, तो उस क्रम के अनुसार आपको देखना होता है। अगला एग्जाम्पल यहां पे देखें तो 4 धनायन हमें दे रखे हैं। फिर से पहला पॉइंट क्या चेक करना है कि कहीं पर अष्टक पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले वाले धनायन में बात करें और दूसरे वाले में बात करें और डी वाले में यदि हम बात करें तो यहां पर कोई लोन पेयर वाला समूह नहीं है, तो ए, बी और डी में अष्टक पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सी की बात करें तो सी के ऊपर यहां पे कार्बन के ऊपर प्लस है और यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो लोन पेयर धनायन के पास अनुनाद करके जाएगा और इस कार्बन के कितने बंध बन जाएंगे, 4 बंध बन जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा भी है। तो यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर के अनुनाद के कारण यहां पे कार्बन का अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि सी का स्थायित्व जो है वो ए, बी और डी से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि सी वाले में लोन पेयर के अनुनाद के कारण कार्बन का अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करें ए, बी और डी की, तो दूसरा पॉइंट याद करें क्या बताया था, En बताया था, विद्युत ऋणात्मकता। तो यहां पे अगर आप देखें जिस कार्बन पे प्लस है वो कार्बन संतृप्त एकल बंध वाला है, जिस कार्बन पे प्लस है यहाँ पे ये वाला कार्बन भी कैसा, संतृप्त है, और यहां पर जिस कार्बन पे प्लस है
तो यहां पर ये वाला कार्बन भी क्या है, एकल बंध वाला, मतलब ये भी क्या है, संतृप्त कार्बन है। तो ए, बी और डी तीनों में धनायन जो है वो संतृप्त कार्बन पर है, तो इनकी तुलना हम ईएन के आधार पे, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पे नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे इसका मतलब ईएन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या देखना होता है कि अनुनाद कहां पर हो रहा है ये चेक करें। तो पहले वाले में देखें तो पाई सिग्मा प्लस, इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस जो है वो होगा। इसमें अगर हम बात करें पाई सिग्मा प्लस, तो यहां पर भी रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। आखिर वाले में अगर हम बात करें तो यहां भी पाई सिग्मा प्लस जरूर है, लेकिन इस वाले केस में रेजोनेंस नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो पाई बंध है वो किस पर है, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर है। तो जब पाई बंध पॉजिटिव के साथ संयुग्मन की स्थिति में होता है तो पाई के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाने चाहिए, प्लस की तरफ जाने चाहिए, लेकिन ये अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन जो है वो अनुनाद पाई को प्लस की तरफ नहीं करने देगा, वो अपनी तरफ ही उसको क्या करके रखेगा, खींच कर रखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक। इसलिए यहां पर कोई भी रेजोनेंस देखने को आपको नहीं मिलता है। तो अब मैं अगर बात करूं तो ए, बी और डी में किसका स्थायित्व सबसे कम होगा, तो डी का स्थायित्व सबसे कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सी, फिर कौन आएगा, ए बी, और फिर कौन आएगा, डी का स्थायित्व सबसे कम होगा। अब ए और बी बचे तो उसमें हम बात करेंगे, दोनों में रेजोनेंस लग रहा है, मतलब अनुनाद लग रहा है, तो फिर चेक करना पड़ेगा किसमें अनुनाद ज्यादा है और किसमें कम है। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 पाई बंध है, इसका मतलब ये पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो फिर धनायन इधर बन जाएगा, फिर वो धनायन जो है वो अंदर अनुनाद करता रहेगा। इसका मतलब यहां पर अनुनाद जो है वो पूरे वलय के अंदर होगा, तो यहां पे अनुनाद जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि यहां पर देखें तो पाई सिग्मा प्लस, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो धनायन इधर से इधर आ जाएगा, तो अनुनाद केवल इधर से इधर तक होगा। तो यहां पर अनुनाद जो है वो पहले वाले की तुलना में, इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो जब हमने अनुनाद पढ़ा था तो इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनी थी, जबकि इसकी कितनी बनी थी, 2 ही बनी थी। तो इसका मतलब ए में अनुनाद बी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो अब अगर मैं बात करूं ए और बी में कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो ए का स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। तो फाइनल ऑर्डर की यदि बात की जाए तो क्या आएगा, सी, फिर ए, फिर बी और फिर क्या आएगा, डी आएगा। तो ये जो है स्थायित्व का क्या हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखना है कि क्या लोन पेयर के अनुनाद के कारण कार्बोधनायन का अष्टक कहीं पर पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो स्थायित्व में क्या आ जाएगा, सबसे आगे आ जाता है। उसके बाद जो क्रम में पॉइंट लिखाए थे एक एक करके वो चेक करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहां पर फिर से 3 कार्बोधनायन दे रखे हैं। तो फिर से पहला पॉइंट क्या चेक करना है, अष्टक मतलब ऑक्टेट चेक करना है, कहीं पर पूरा हो सकता है कि नहीं। तो इन तीनों धनायन में यदि आप देखें तो कोई भी लोन पेयर वाला समूह आपको नजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां पर किसी का भी ऑक्टेट अष्टक पूरा नहीं हो सकता। तो ऑक्टेट कंप्लीट मतलब पूर्ण अष्टक की बात यहां पर हम नहीं करेंगे। इसके बाद ईएन विद्युत ऋणात्मकता पे आए तो ये वाला कार्बन जो है वो संतृप्त, ये वाला कार्बन एकल बंध वाला धनायन वाला ये भी क्या है, संतृप्त, और ये वाला कार्बन जो है धनायन वाला ये भी क्या है, संतृप्त। तो ध्यान करें कौन से कार्बन को चेक कर रहे हैं, जिसपे धनायन है, तो ये संतृप्त कार्बन, ये भी संतृप्त, ये भी संतृप्त, तो तीनों एक जैसे हो गए। तो इसका मतलब ईएन विद्युत ऋणात्मकता की भी बात यहां पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि तीनों धनायन वाले कार्बन क्या है, संतृप्त है। इसके बाद बात करें अगला पॉइंट क्या था, अनुनाद किसमें है किसमें नहीं है। तो पहले वाले केस में देखें तो यहां पे पाई सिग्मा प्लस, तो ये पाई बन अनुनाद करके किसकी तरफ आ सकते हैं, प्लस की तरफ। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस अनुनाद आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो पाई, यहां पाई सिग्मा प्लस, तो पाई के इलेक्ट्रॉन अनुनाद करके प्लस की तरफ आ सकते हैं। इसका मतलब यहां पर भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद आखिर वाले केस की बात करें तो यहां पे पाई है, फिर 1 सिग्मा और फिर 2 सिग्मा, फिर 3 सिग्मा। इसका मतलब बीच में बहुत सारे सिग्मा आ गए,
तो संयुग्मन की स्थिति यहां नहीं है, तो यहां पर रेजोनेंस जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। तो रेजोनेंस के आधार पे, अनुनाद के आधार पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी का जो स्थायित्व है वो किससे अधिक होगा? सी से अधिक होगा, क्योंकि ए और बी में अनुनाद है, सी में नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें अनुनाद क्या ए और बी में बराबर है, तो देखें ए और बी में अनुनाद बराबर होगा, क्योंकि यहां पर एक पाई के साथ अनुनाद, यहां भी एक पाई बंद के साथ क्या है? अनुनाद हो रहा है। तो अनुनाद भी दोनों में क्या है? समान है। इसके बाद जो हमने आखिर वाले पॉइंट की बात करी थी वो क्या करी थी? प्रभाव की बात करी थी। तो एम प्रभाव, सबसे पहले एम प्रभाव अर्थात अनुनाद तो हमने देख लिया है, तो फिर हमें क्या देखना है? अगला एच प्रभाव देखना है। एच प्रभाव के लिए क्या चेक करें? अल्फा एच। तो यहां पे ध्यान से देखें तो ये धनायन वाला जो कार्बन है, इसके पास वाला ये sp3 कार्बन अल्फा और ये वाला भी sp3 कार्बन अल्फा। तो अगर मैं पूछूं यहाँ कितने अल्फा एच मिलेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 अल्फा एच और यहाँ पे CH2 होगा, तो यहाँ पे कितने अल्फा एच मिलेंगे? 2 अल्फा एच मिलेंगे। तो 3 अल्फा एच और यहाँ पे 2 अल्फा एच, मतलब कितने अल्फा एच? 5 अल्फा एच आपको मिलेंगे। जबकि यहाँ पे धनायन के पास वाला कोई sp3 कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं मिलेंगे। इसका मतलब बी में 5 अल्फा एच के कारण अति संयुग्मन प्रभाव लग रहा है, साथ के साथ अनुनाद भी देखने को मिल रहा है। तो अब अगर मैं पूछूं ए और बी में किसका स्थायित्व अधिक होगा, तो आप क्या बोलेंगे? बी का स्थायित्व जो है वो सबसे अधिक होगा, फिर किसका? ए का, और फिर किसका? सी का। तो ये जो है वो स्थायित्व का क्रम फाइनल आ जाएगा। तो ए और बी में क्योंकि अनुनाद ज्यादा था, इसमें अति संयुग्मन प्रभाव भी देखने को मिला 5 अल्फा एच के कारण, तो इसलिए इसका स्थायित्व जो है वो ए से क्या हो गया? अधिक हो जाता है। और सी में अनुनाद ही नहीं था, इसलिए वो सबसे आखिर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की यहां पे बात करेंगे, तो ये सबसे आसान है, बहुत आसान है। इसको देखें तो 3 कार्बोधनायन है, इसमें कोई भी किसी भी कार्बोधनायन में लोन पेयर वाला समूह देखने को नहीं मिलेगा। तो अष्टक की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ईएन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है जिसके ऊपर धनायन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एकल बंध वाले कार्बन, मतलब संतृप्त होते हैं। तो ईएन की बात भी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वैद्युत ऋणात्मकता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब में क्या मिलेगी? समान मिलेगी। इसके बाद अगला पॉइंट अनुनाद की यदि बात करें तो यहां पे अगर आप देखें, पहले इसकी अगर मैं बात करूं सी की, तो पाई सिग्मा प्लस, तो ये पाई 1 के इलेक्ट्रॉन अनुनाद करके इधर आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। यहां पे पीएच है, पीएच का मतलब फेनिल, मतलब बेंजीन वाले, तो ये धनायन और ये धनायन बिल्कुल एक ही बात है। तो यहाँ पे बेंजीन वाले के कारण अनुनाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस ए वाले में यदि बात करें तो कितने फेनिल है? 3 फेनिल है, मतलब 3 बेंजीन वाले है। इसका मतलब ए में जो अनुनाद होगा वो 3 बेंजीन के कारण होगा, जबकि इसमें केवल एक ही बेंजीन वाले के कारण होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ए वाले में जो रेजोनेंस होगा वो कितना टाइम्स होगा? 3 टाइम्स रेजोनेंस होगा। किसका 3 गुना? इसका 3 गुना, क्योंकि यहां पर एक बेंजीन वाले था जबकि यहां पे 3 था। बी में यदि बात करें तो यहां पे 2 बेंजीन वाले हैं, तो 2 बेंजीन वाले के साथ इस धनायन का क्या होगा? अनुनाद होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अनुनाद कितना होगा? 2 गुना रेजोनेंस यहां पे होगा, किसकी तुलना में? सी की तुलना में। तो तीनों में यहां पे रेजोनेंस था, अनुनाद था। सबसे अधिक अनुनाद आपको कहां देखने को मिलेगा? यहां पर ए में 3 बेंजीन वाले के कारण, फिर किसमें? बी में, फिर किसमें देखने को मिलेगा? सी में। तो यदि मैं स्थायित्व की बात करूं तो सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? ए होगा, क्योंकि सबसे अधिक अनुनाद ए में है। फिर उसके बाद बात करें किसमें होगा? बी में होगा। फिर उसके बाद बात करें किसमें होगा? सी में होगा। तो ये स्थायित्व का क्रम होगा, ए का सबसे अधिक और सी का सबसे कम यहां पे स्थायित्व देखने को मिलेगा। तो जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद उसका स्थायित्व क्या हो गया? उतना ही ज्यादा हो गया। ये वाला एग्जाम्पल देखें, फिर से 3 धनायन है, इनके स्थायित्व का क्रम हमें निर्धारित करना है, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो तीनों के स्थायित्व की यदि हम बात करें तो यहां पे कोई भी लोन पेयर वाला समूह जो है वो नहीं है। तो यहां पर ऑक्टेट किसी का भी कंप्लीट नहीं होगा, अष्टक पूर्ण की बात यहां पे नहीं
होगी। यदि लोन पेयर वाला समूह हो तो हम धनायन के पूर्ण अष्टक की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम क्या करें, तीनों धनायन में अगर हम देखें जिस कार्बन के ऊपर धनायन है वो तीनों धनायन वाले कार्बन जो है वो एकल बंध वाले हैं, मतलब संतृप्त है, तो वैद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, समान होगी। तो EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात यहां पर नहीं करेंगे, वैद्युत ऋणात्मकता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों धनायन वाले कार्बन क्या है, संतृप्त। इसके बाद अगला पॉइंट जो था वो क्या था, अनुनाद चेक करें किसमें है किसमें नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहां पे पाई है, फिर सिग्मा, फिर प्लस, इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, अनुनाद देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे पाई, सिग्मा, प्लस, तो यहां पर भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप देखें तो पाई, फिर सिग्मा, फिर प्लस, पाई, सिग्मा, फिर प्लस, इसका मतलब पाई और धनायन के बीच में सिग्मा बंध 2 आ रहे हैं, संयुग्मन की स्थिति वहां पर नहीं बनेगी, तो यहां पर अनुनाद देखने को नहीं मिलेगा, रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। तो रेजोनेंस के आधार पर, अनुनाद के आधार पर मैं क्या बोल सकता हूं कि ए और बी का स्थायित्व जो है वो सी से क्या होगा, अधिक होगा। अब अगर हम बात करें तो यहां पे जितना अनुनाद होगा 1 पाई के कारण, यहां पर भी उतना ही अनुनाद होगा 1 पाई बंध के कारण। तो अनुनाद जो दोनों में ए और बी में क्या हो रहा है, बराबर देखने को मिल रहा है। तो फिर कैसे तुलना की जाए, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अनुनाद देखने के बाद हमने क्या बात करी, MH और किसकी बात करें, I प्रभाव की बात करें। तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है इसका यहां पे क्या लगता है, -I प्रभाव लगता है। याद करें -I के क्रम में हमने देखा था CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये कौन सा प्रभाव दिखाता है, -I। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां जो है ये -I प्रभाव दिखाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो -I के कारण धनायन का स्थायित्व हमने पढ़ा था क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए A और B में यदि स्थायित्व की बात की जाए तो A का स्थायित्व जो है वो B की तुलना में क्या होगा, अधिक देखने को मिलेगा। तो फाइनल ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, A, फिर उसका स्थायित्व किससे अधिक, B से, और फिर किसका स्थायित्व हो जाएगा, C का। तो सबसे अधिक स्थायी कौन हो जाएगा, A, फिर कौन हो जाएगा, B, और उसके बाद कौन हो जाएगा स्थायित्व में, C आ जाता है। तो सबसे पहले अष्टक चेक करें, फिर EN चेक करें, फिर विद्युत ऋणात्मकता मतलब EN चेक करें, फिर अनुनाद, और फिर आखिर में क्या चेक करें, प्रभाव आपको चेक करना होता है। ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इन चारों कार्बोधनायन में किसी में भी लोन पेयर वाला समूह नहीं है, तो पूर्ण अष्टक किसी में भी नहीं हो सकता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद EN की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की, तो जिस कार्बन के ऊपर धनायन है वो सारे के सारे कार्बन जो है वो संतृप्त कार्बन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे संतृप्त कार्बन के आधार पे EN की भी बात यहाँ पे नहीं हो सकती है। इसके बाद बात करें अनुनाद की, तो D वाले में यदि आप देखें तो आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, अनुनाद देखने को मिलेगा, पाई, सिग्मा और प्लस। तो रेजोनेंस के आधार पे, अनुनाद के आधार पे हम बोल सकते हैं कि D का स्थायित्व A, B और C से क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद A, B और C की यदि तुलना करें तो फिर हमें प्रभाव देखना पड़ेगा। M प्रभाव अर्थात अनुनाद यहाँ पे इसमें तीनों में नहीं है, तो फिर H प्रभाव हमें देखना पड़ेगा। तो H प्रभाव के लिए धनायन के पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ धनायन के पास में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ धनायन के पास में बात करें तो ये क्या कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ CH2 मिलेगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी CH2 मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद यदि बात करें दूसरे में तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2 मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको एक H मिलेगा मतलब 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितना, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसमें यदि बात की जाए तो धनायन के पास में यहाँ पे अल्फा कार्बन पे केवल एक ही हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगा। तो H प्रभाव यदि पूछा जाए सबसे अधिक किसमें है, A में,
फिर बी में, फिर किस में होगा, सी में। तो H प्रभाव के आधार पे A का स्थायित्व B से अधिक होगा और B का स्थायित्व किससे अधिक होगा, C से अधिक होगा। तो फाइनल अगर ऑर्डर की बात की जाए स्थायित्व की, तो फिर सबसे अधिक कौन होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे अधिक होगा D, फिर कौन होगा A, फिर कौन होगा B, फिर कौन होगा C। तो स्थायित्व का जो क्रम आएगा वो D आएगा, क्योंकि D में अनुनाद था इसलिए सबसे अधिक स्थायी हो गया। फिर हमने कौन सा प्रभाव देखा, H प्रभाव हमने देखा। अगले एग्जाम्पल की यदि बात करें तो तीनों कार्बोधनायन में यदि आप देखें तो लोन पेयर वाला समूह नहीं है, तो तीनों कार्बोधनायन में कहीं पर भी अष्टक पूर्ण नहीं हो सकता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट की बात यहां पे नहीं करेंगे। इसके बाद बात करें EN की वैद्युत ऋणात्मकता की, तो ये धनायन वाला कार्बन संतृप्त है, ये भी धनायन वाला कार्बन संतृप्त है, ये भी धनायन वाला कार्बन संतृप्त है। संतृप्त कार्बन का यहाँ पे क्या मतलब, एकल बंध वाला कार्बन। तो EN मतलब वैद्युत ऋणात्मकता की भी बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि तीनों कार्बन जो है वो क्या है, संतृप्त है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अनुनाद की। तो अनुनाद रेजोनेंस जो है यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो रेजोनेंस की भी बात यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद बात करें प्रभाव की, M प्रभाव, H प्रभाव, I प्रभाव। तो M प्रभाव अर्थात अनुनाद की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे, तो फिर कौन सा प्रभाव देखेंगे, H प्रभाव। H प्रभाव के लिए धनायन के पास वाला कार्बन अल्फा, तो कितने अल्फा H इसमें, 2 अल्फा H। यहाँ पे धनायन के पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो कितने अल्फा H मिलेंगे टोटल, यहाँ पे बात करें तो 9 अल्फा H मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें धनायन के पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, तो कितने अल्फा H मिलेंगे, यहाँ पे 4 अल्फा H मिलेंगे। तो अल्फा H के आधार पे धनायन का स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। H प्रभाव जितना अधिक होगा धनायन का स्थायित्व क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। तो सबसे अधिक स्थायी तीनों में यदि मैं बात करूं कौन होगा, तो सबसे अधिक स्थायी होगा B वाला, क्योंकि अल्फा H की संख्या क्या है, ज्यादा। फिर उसके बाद बात करें कौन, C, और फिर कौन बात करेंगे, A। तो सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा B, फिर क्या हो जाएगा C, फिर कौन सा हो जाएगा A। किसके आधार पे, अल्फा H के आधार पे। अति संयुग्मन प्रभाव में हमने पढ़ा था अल्फा H की संख्या जितनी ज्यादा होती है धनायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया है। इसके बाद ये अगला वाला एग्जाम्पल देखें, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है बाकी से। तो यहां पे अगर हम देखें 3 यहां पे हमें धनायन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है ट्रोपिलियम आयन, जिसकी हमने बात एरोमेटिकता में भी की थी। दूसरा बेंजिल कार्बोकेटायन, और इसको हम बोल देते हैं C। ये क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन इसका नाम होता है। तो तीनों के स्थायित्व की हम यहां पे बात करेंगे। तो अष्टक की अगर हम बात करें तो लोन पेयर वाला समूह नहीं है, तो अष्टक की बात नहीं करेंगे। इसके बाद यदि यहां पे बात करें तो C के ऊपर प्लस, तो ये संतृप्त कार्बन है। इसके बाद ये वाला कार्बन धनायन वाला, ये भी संतृप्त है। ये धनायन वाला कार्बन, ये भी क्या है, संतृप्त है। तो ऑक्टेट कंप्लीट की बात यहां पे नहीं करेंगे, और क्योंकि तीनों धनायन वाले कार्बन संतृप्त है तो फिर EN की भी बात यहां पे नहीं करेंगे, वैद्युत ऋणात्मकता की बात नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं अनुनाद पे। तो अनुनाद में हमने बोला था कि एक क्वालिटी भी देखी जाती है किसकी, अनुनाद की। तो यहां पे क्वालिटी की बात होगी कि किसमें अनुनाद अच्छा है किसमें नहीं है। तीनों में बात करें तो तीनों में आपको अनुनाद देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो आखिरी वाला धनायन है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो धनायन है ये कैसा धनायन है, ये धनायन है एंटी एरोमेटिक। कैसा धनायन, एंटी एरोमेटिक धनायन। एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि यहां पे 1, 2, 3 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का आपको क्या देखने को मिलेगा, चक्रीय अनुनाद देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। इसकी अगर हम बात करें ट्रोपिलियम आयन, ये हमने एरोमेटिकता में भी देखा था, और इसकी प्रकृति कैसी आई थी, एरोमेटिक आई थी। कैसी, एरोमेटिक। और यहां पे ये बेंजिल कार्बोकेटायन की यदि हम बात करें तो ये बेंजीन वाले के कारण ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो हमने बात करी थी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से कौन ज्यादा स्थायी होता है। तो एरोमेटिक वाले जो हैं वो एंटी एरोमेटिक से क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि A और B का जो स्थायित्व है वो C से क्या होगा, अधिक होगा।
अब हम बात करें, ए में भी एरोमेटिकता आ रही है, बी में भी एरोमेटिकता आ रही है, एरोमेटिक है। तो जिसको हमें स्थायी करना है, हमें ये चेक करना है क्या वो धनायन एरोमेटिकता का हिस्सा है कि नहीं है। तो यहां पे यदि आप देखें तो पाई के इलेक्ट्रॉन जो है जब अनुनाद करके धनायन की तरफ जाएंगे तो फिर धनायन इधर आ जाएगा, तब भी ये क्या रहेगा, ट्रोपिलियम आयन एरोमेटिक रहेगा। इसका मतलब ये जो धनायन है वो हमेशा इसकी एरोमेटिसिटी में शामिल रहेगा। इसका मतलब यहां बोल सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो एरोमेटिसिटी, पॉजिटिव जो है वो एरोमेटिसिटी का क्या है, हिस्सा है। मतलब ये ट्रोपिलियम आयन जो एरोमेटिक है वो किसकी वजह से एरोमेटिक है, इस धनायन की वजह से। अगर धनायन यहां से हट जाए तो फिर ये एरोमेटिक भी नहीं रहेगा। तो धनायन क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी का हिस्सा है तो उस धनायन को स्थायित्व तो बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। इसमें यदि मैं बात करूं तो ये बेंजिल कार्बोकेटायन एरोमेटिक तो है लेकिन ये धनायन के कारण नहीं है। यहां पे धनायन की जगह कुछ और भी हो तब भी ये एरोमेटिक रहेगा, किसके कारण, बेंजीन वाले के कारण। तो इसका मतलब ये जो धनायन है वो उसकी एरोमेटिकता में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए इस धनायन का स्थायित्व जो है वो इसकी तुलना में क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। इसलिए फाइनल अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो ए का स्थायित्व सबसे अधिक होगा, फिर किसका, बी का, और फिर किसका, सी का स्थायित्व होगा। ये स्थायित्व का फाइनल ऑर्डर। तो यदि धनायन जो है इसके कारण कोई एरोमेटिक बने तो उस धनायन का स्थायित्व क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये वाला भी एग्जाम्पल कुछ अलग आपको यहां पे देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो यहां पे अगर हम देखें ये वाला जो धनायन है इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, शॉर्ट में CPM। ये बेंजिल कार्ब धनायन और इसको क्या बोलते हैं, एलिल कार्ब धनायन। तो पहले बी और सी में यदि मैं बात करूं तो बी और सी में स्थायित्व आप आसानी से बता सकते हैं। यहां पे रेजोनेंस लग रहा है, यहां पे भी रेजोनेंस लग रहा है। रेजोनेंस कैसे पता चला, पाई सिग्मा प्लस। तो दोनों में अनुनाद है, ज्यादा किसमें है, अनुनाद ज्यादा बी में है, तो ज्यादा अनुनाद बी में है, और सी में अनुनाद क्या होगा, कम होगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बी और सी में यदि स्थायित्व की बात करें तो बी का स्थायित्व जो है वो सी से अधिक होता है। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए का स्थायित्व जो है वो बी और सी दोनों से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ए का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, फिर बी का, फिर सी का। तो ये ऑर्डर आता है। तो अगर ए में देखा जाए तो ए का स्थायित्व इतना अधिक क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे तो अनुनाद भी देखने को नहीं मिल रहा जैसा हमने पढ़ा है, तो फिर इसका स्थायित्व इतना ज्यादा क्यों हो गया ये हम जानेंगे। तो यहां पे देखें ये साइक्लोप्रोपेन जो वलय है इसमें ये कोण जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री कोण है। जबकि ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन का बंध कोण कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। कितना, 109.5। तो sp3 कार्बन का होना चाहिए 109.5 डिग्री, जबकि यहां पे कितना बना हुआ है, 60 डिग्री। तो इतना ज्यादा बंध कोण में क्या है, अंतर है। तो इस बंध कोण में अंतर को हम क्या बोलते हैं, इस बंध कोण में अंतर को हम बोलते हैं कोणीय तनाव। क्या बोलते हैं, कोणीय तनाव। मतलब इस sp3 कार्बन का जितना बंध कोण होना चाहिए था उतना बंध कोण नहीं मिल रहा, तो इसमें यहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, तनाव देखने को मिलता है। तो इस तनाव के कारण ये जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जो सिग्मा बंध है इसमें टूटने की प्रवृत्ति रहती है। तो यदि किसी को आवश्यकता पड़े तो ये सिग्मा बंध जो है वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो यहां धनायन को स्थायी करना है तो ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर आ जाते हैं, या फिर ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर आ जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो जो वलय में तनाव था वो तनाव से क्या होगा, मुक्त होगा, और साथ के साथ धनायन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसको भी क्या प्राप्त होगा, स्थायित्व प्राप्त होगा। तो यदि ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो यहां पे क्या बन गया, पाई बंध, और यहां से इलेक्ट्रॉन दूर गए इस कार्बन से तो इस पे क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा। अगर ये वाले सिग्मा के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो यहां पाई बंध बन जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा।
तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, तो ये एक प्रकार का यहाँ पे अनुनाद ही होता है और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा रेजोनेंस बोलते हैं, या फिर इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डांसिंग रेजोनेंस भी बोला जाता है, क्योंकि कभी ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, कभी ये इधर से इधर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास धनायन में दो फायदे हुए, एक तो ये जो वलय था तनाव मुक्त हो जाता है इसके कारण, दूसरा ये जो धनायन है उसको भी क्या प्राप्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। तो दो दो कारणों की वजह से इसका स्थायित्व जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है बी और सी की तुलना में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये इतना ज्यादा स्थायी क्यों होता है, तो आप बोलेंगे सिग्मा रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस के कारण होता है। कार्ब धनायन के स्थायित्व में हम आगे बात करेंगे बेंजिल कार्ब धनायन के स्थायित्व के बारे में। तो बेंजिल कार्ब धनायन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस, इसको बोलते हैं बेंजिल कार्ब धनायन। तो बेंजिल कार्ब धनायन का जो स्थायित्व है वो प्लस M प्लस H और प्लस I के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब इनमें से कोई भी प्रभाव आता है तो स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। और माइनस M माइनस H और माइनस I के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर ये माइनस वाला कोई भी प्रभाव आता है तो स्थायित्व क्या होता है, घटता है। तो सामान्यतः स्थायित्व का जो क्रम होता है उसके लिए हमें ऐसे चलना है, मतलब जहां प्लस M लग रहा है उसका स्थायित्व प्लस H से अधिक, फिर प्लस I, फिर नो ग्रुप मतलब जिसमें कोई समूह नहीं है, ना प्लस वाला या फिर माइनस वाला, उसके बाद माइनस I, फिर माइनस H और फिर माइनस M। तो सामान्यतः यदि बात करें तो जहां प्लस M लग रहा होगा उस बेंजिल कार्ब धनायन का स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक। जहां माइनस M लग रहा होगा उस बेंजिल कार्ब धनायन का स्थायित्व सबसे कम होगा। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल में लगा के देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ऑर्थो स्थिति पे बात करें, ऑर्थो मतलब बेंजिल कार्ब धनायन के ये जो पास वाली स्थिति होती है इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थो, और इसके सामने वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, पैरा, और ऑर्थो और पैरा के बीच में ये वाली जो स्थिति बची इसको क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। तो ऑर्थो स्थिति पे M प्रभाव, H प्रभाव और I प्रभाव तीनों में से कोई भी प्रभाव देखने को मिल सकता है समूह का। पैरा स्थिति पे बात करें तो M प्रभाव, H प्रभाव और I प्रभाव तीनों में से कोई भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ऑर्थो स्थिति पे और पैरा स्थिति पे तीनों में से कोई भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि बात करें, यदि समूह मेटा स्थिति पर हो तो कार्ब धनायन को स्थायी और अस्थायी प्रेरणिक प्रभाव से कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोई समूह कार्ब धनायन के मेटा स्थिति पे हो तो उस समूह के लिए हमें कौन सा प्रभाव देखना है, उस समूह के लिए हमें केवल प्रेरणिक प्रभाव देखना है। क्योंकि कार्ब धनायन के यदि कोई मेटा पे होगा तो उस समूह का M प्रभाव और H प्रभाव उस पर नहीं लगता है। किस पर, कार्ब धनायन पर नहीं लगता है। तो ध्यान रखना है कि यदि कोई समूह मेटा स्थिति पर उपस्थित है तो कार्ब धनायन के लिए उसका केवल कौन सा प्रभाव देखना है, प्रेरणिक प्रभाव हमें देखना है। M और H प्रभाव की बात हम मेटा स्थिति पर नहीं करते हैं। इसके अलावा और बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई समूह ऑर्थो स्थिति पे या फिर पैरा स्थिति पे लगा हुआ है तो उस समूह के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, M प्रभाव देखेंगे, अगर समूह ऑर्थो पे हो या फिर क्या हो, पैरा पे हो। एल्किल समूह यदि ऑर्थो या पैरा पे होगा तो उसके लिए पहले आप क्या देखें, H प्रभाव देखें। कौन सा प्रभाव, H प्रभाव। और यदि हेलोजन आता है तो हेलोजन के लिए आप सीधा क्या देखें, I प्रभाव देखें, क्योंकि हेलोजन का I प्रभाव ही M प्रभाव से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, तो यहां पे एक पॉइंट लिख रखा है, ये देखें, यदि समूह ऑर्थो या पैरा स्थिति पर हो तो पहले क्या देखें, M प्रभाव देखें। क्या देखें, M प्रभाव। एल्किल समूह के लिए आप क्या देखेंगे, H प्रभाव देखेंगे। और यदि हेलोजन है तो हेलोजन के लिए आप सीधा क्या देखें, -I प्रभाव आपको देखना है। तो इनका क्या मतलब है और बेंजिल कार्ब धनायन का स्थायित्व हम कैसे निर्धारित करेंगे, ये हम एक एक करके देखते हैं। बेंजिल कार्ब धनायन के स्थायित्व को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेंजिल कार्ब धनायन दे रखे हैं 4। बेंजिल कार्ब धनायन का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस।
तो सारे के सारे कार्बन आयन एक ही टाइप के हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बेंजीन वाले पे लगे हुए समूह हैं जैसे NH2, Cl, CH3, हमें इनका क्या देखना होता है, प्रभाव देखना होता है। तो जब NH2 समूह बेंजीन वाले से जुड़ जाएगा तो ये NH2 में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, या अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, और जो लोन पेयर अनुनाद में देता है वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, +M। तो NH2 जो है वो +M प्रभाव यहां पर दर्शा सकता है। पर आपको ध्यान क्या रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन आयन के लिए हमें समूह की स्थिति देखनी है, यदि ऑर्थो हो या फिर क्या हो, पैरा हो, तो हम M प्रभाव ले सकते हैं। यदि ये NH2 मेटा स्थिति पे होता तो हम M प्रभाव की बात नहीं करते, क्योंकि मेटा पे M का असर देखने को नहीं मिलता। तो NH2 का यहाँ पे हम +M प्रभाव ले सकते हैं, क्योंकि ये CH2 के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है। तो अब आप बोलेंगे कि NH2 जो है वो हमने -I के क्रम में भी देखा था, इसका -I भी लगता है। तो बिल्कुल इसका -I भी लगता है, लेकिन सबसे पहले हमें कौन सा प्रभाव देखना है जो अधिक होता है। तो हमने बात करी थी हेलोजन के लिए और COO- के लिए, इनको छोड़कर बाकी जितने भी समूह हैं उनके लिए कौन सा प्रभाव ज्यादा होता है, M प्रभाव उनके I प्रभाव से ज्यादा होता है। इसलिए हमने पहले इसका कौन सा प्रभाव लिया, M प्रभाव लिया। जब तक आवश्यकता ना हो तब तक आप I प्रभाव नहीं लेंगे। तो NH2 का यहां पे कौन सा M प्रभाव, +M देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन के लिए कौन सा प्रभाव अधिक होता है, इसका I प्रभाव इसके M प्रभाव से क्या होता है, अधिक होता है। तो हेलोजन का कौन सा I लगता है, हेलोजन का -I लगता है। इसके बाद बात करें, ये एल्किल समूह है, बेंजीन के पास वाला ये कार्बन अल्फा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये H प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव दर्शा सकता है। तो एल्किल समूह जब बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा और इसके पास यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो ये H प्रभाव दर्शाएगा, मतलब मेथिल यहां पे कौन सा प्रभाव दर्शा सकता है, H प्रभाव। अब ये कार्बन आयन के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है, तो क्या हम इसका H प्रभाव ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल इसका H प्रभाव ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी स्थिति ऑर्थो होती या फिर पैरा जैसे यहां पर है तो हम H प्रभाव ले सकते हैं। मेटा पर भी हम H प्रभाव की बात हम नहीं करते हैं। तो यहां पे हम इसका H प्रभाव लेंगे तो CH3 का कौन सा H प्रभाव, +H प्रभाव देखने को मिलता है। +H का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने वाला। इसके बाद यदि यहां पे बात करें तो यहां पे आपको कोई समूह देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहां पे क्या है, नो ग्रुप। तो हमने समूहों का प्रभाव यहां पर देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इनके स्थायित्व के क्रम की। तो स्थायित्व के क्रम में क्या बताया था, जहां पर +M लग रहा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, जैसे यहां B लिखा हुआ है, B, और ये क्या है C, और ये क्या है D। तो A B C D आपको ये 4 धनायन दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। तो सबसे अधिक स्थायित्व किसका होगा, A का, फिर उसके बाद किसका होगा, +M वाला सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, +H वाला, उसके बाद नो ग्रुप मतलब D, और उसके बाद कौन सा, B हो जाएगा। तो जहां पर +M लग रहा है उसका स्थायित्व सबसे अधिक होगा, उसके बाद +H वाला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नो ग्रुप वाला, और सबसे आखिर में कौन सा आएगा, -I वाला धनायन आ जाएगा। तो ये स्थायित्व का क्रम होगा इन धनायन का, जैसा कि कार्ब धनायन के स्थायित्व के क्रम में आपको पहले बताया था। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देखें, तो यहां पर 4 धनायन दे रखे हैं, A, B, C और D। तो इन धनायन के स्थायित्व की हम बात करें तो फिर से आपको देखना है, ये NO2 जो है ये कार्ब धनायन के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है। तो क्या इसका हम M प्रभाव ले सकते हैं, तो बिल्कुल इसका M प्रभाव हम पैरा स्थिति पे ले सकते हैं। तो NO2 का कौन सा M लगता है, -M प्रभाव लगता है। कौन सा M, -M। इसके बाद OCH3 की बात करें तो OCH3 का मतलब क्या होता है, ये OR समूह को दर्शा रहा है। तो ये जो OCH3 समूह है वो कार्ब धनायन के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है। तो इसका भी हम M प्रभाव ले सकते हैं। तो OCH3 का कौन सा M लगता है, OCH3 का लगता है क्या, +M प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन के लिए क्या लेंगे, -I, क्योंकि ये इसके M से क्या होता है, बड़ा होता है। और आखिर वाले केस में यहाँ पे क्या है, आखिर वाले केस में नो ग्रुप वाली स्थिति है।
तो अब हम इनके स्थायित्व की यदि हम बात करें तो जहां पर प्लस एम लग रहा है वहां पर धनायन की स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो बी का स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें माइनस वाले जो समूह हैं वो स्थायित्व को क्या करते हैं, घटाते हैं कार्बोधनायन के। तो फिर कौन आएगा, फिर आ जाएगा डी, बी के बाद क्या आएगा डी। इसके बाद बात करें जहां माइनस आई लग रहा है उसका स्थायित्व धनायन का माइनस एम वाले से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए पहले कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा और फिर कौन आ जाएगा, आखिर में ए आ जाएगा। तो क्रम होगा वो क्या होगा, बी डी सी और ए। तो आपको समूहों का प्रभाव ढंग से लगाना है और फिर उसके आधार पे आपको क्रम बताना है कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्या होगा। समूह ऑर्थो पर हो या फिर पैरा पर हो तो पहले एम प्रभाव देखें या फिर एल्किल समूह के लिए एच प्रभाव आपको देखना है। और हेलोजन के लिए कौन सा प्रभाव अधिक होता है, उसका माइनस आई, तो हेलोजन के लिए माइनस आई देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की यदि बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बोधनायन है। तो ये भी सारे कार्बोधनायन अगर आप देखें तो बेंजीन के ऊपर CH2+ बेंजिल कार्बोधनायन है। यहाँ पे समूह लगे हुए हैं OCH3, यहाँ भी OCH3, यहाँ भी OCH3 और यहाँ पे नो ग्रुप। यहाँ पे कोई समूह बेंजीन वाले पर यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो नो ग्रुप हमने बोल दिया। अब ये जो धनायन है इसको आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है। तो C6H4 मतलब ये किसको बता रहा है, बेंजीन वाले को बता रहा है। CH2+ लगा हुआ है और O मतलब ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, OCH3, ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, OCH3। उसी तरह से इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसका मतलब C6H4 बेंजीन वाले के ऊपर CH2+ है और मेटा पे M मतलब मेटा पे क्या लगा हुआ है, OCH3 और यहाँ पैरा पे क्या लगा हुआ है, OCH3। तो ये धनायन को आपको शॉर्ट में ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो OCH3 कहां पे लगा हुआ है, धनायन के ऑर्थो स्थिति पे लगा हुआ है। इसका मतलब इस OCH3 का M प्रभाव देखने को मिलेगा। OCH3 का कौन सा M प्रभाव होता है, OCH3 का +M प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव, +M। इसके बाद यदि बात करें तो इस धनायन के लिए ये OCH3 कौन सी स्थिति पर है, मेटा पे। तो OCH3 का जो M प्रभाव है वो कभी इस धनायन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि धनायन के लिए कौन सी स्थिति पर है, मेटा पे, और मेटा पे हम M प्रभाव की बात यहां पे नहीं करेंगे। तो OCH3 का यहां पे हम +M नहीं लेंगे। ऑर्थो और पैरा पे M काम करता है, मेटा पे नहीं। इस धनायन के लिए ये OCH3 कहां पर है, पैरा स्थिति पर है, तो पैरा पर M प्रभाव की बात हम कर सकते हैं। तो यहां पर +M यहां पर लगेगा और आखिर में नो ग्रुप। तो फिर स्थायित्व के क्रम को ध्यान रखें, क्या बताया था, जहां +M लग रहा है वहां पे स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि A और C का स्थायित्व जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। किससे अधिक होगा, नो ग्रुप वाले से, D से। और सबसे कम स्थायित्व किसका होगा, B का होगा। तो B का स्थायित्व सबसे कम क्यों हो गया, पहले अगर हम बात करें तो +M तो नहीं था, लेकिन OCH3 आपको -I के वक्त भी बताया था, -I के क्रम में बताया था। तो यहां पे +M नहीं लग रहा, तो क्या लग रहा है, यहां पे -I जरूर लगेगा। तो फिर से देखें, A और C जो है वो +M के कारण क्या आए, सबसे आगे आए स्थायित्व में। B वाले में OCH3 का क्या लगेगा, -I, तो -I के कारण ये कहां चल गया, सबसे पीछे चल गया। और नो ग्रुप वाला जो है वो कहां आएगा, बीच में आएगा। अब अगर हम बात करें A और कौन सा बचा, C। A और C में स्थायित्व की तुलना कैसे की जाए, तो ऑर्थो और पैरा पे M प्रभाव जो है वो क्या लगता है, बराबर लगता है। ये बात पहले बताई है, M प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑर्थो और पैरा पे यदि M बराबर हो गया तो अब आप किसकी मदद लेंगे, इनके I प्रभाव की मदद लेंगे। तो यहां OCH3 का क्या लगेगा, -I लगेगा। यहां भी OCH3 का क्या लगेगा, -I लगेगा। तो पहले वाले केस में क्योंकि यहां दूरी कम है तो -I हम क्या बोलेंगे, ज्यादा। और C वाले में क्योंकि दूरी ज्यादा है तो हम यहां पे -I क्या बोलेंगे, कम लगेगा। तो -I क्योंकि यहां पे कम है, -I के व्युत्क्रमानुपाती होता है धनायन का स्थायित्व। तो -I यदि कम होगा तो धनायन का स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। तो A और C में यदि हम बात करें तो C का स्थायित्व क्या होगा, A से
अधिक होगा, उसके बाद डी और उसके बाद क्या होगा बी। तो ये फाइनल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो ध्यान रखें, जब तक आई प्रभाव की आवश्यकता ना पड़े, जब तक आई प्रभाव की आवश्यकता ना पड़े तब तक आई प्रभाव आप नहीं लगाएंगे। तो पहले हमने एम लगाया, फिर जरूरत पड़ी क्योंकि एम बराबर होता है ऑर्थो पैरा पे, तब हमने किसकी बात करी, आई प्रभाव की बात करी। और धनायन के यदि मेटा स्थिति पर है समूह तो फिर सीधा कौन से प्रभाव की बात करेंगे, आई प्रभाव की हम बात करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखें तो फिर से 4 बेंजिल कार्ब धनायन है और यहां पे यदि आप देखें तो क्या लगे हुए हैं, मेथिल, एथिल, मतलब यहां पे सारे एल्किल समूह आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि बेंजीन से एल्किल समूह सीधा जुड़ा हुआ हो तो वो बेंजीन वाले के ऊपर H प्रभाव दर्शा सकता है। तो ध्यान दें, हमने क्या सीखा था कि बेंजीन के पास वाला जो ये कार्बन होता है क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो यहां पे कितने अल्फा H मिलेंगे, 3 अल्फा H मिलेंगे। बेंजीन के पास वाला ये कार्बन जो है, ये भी कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, तो इसमें 2 अल्फा H मिलेंगे। बेंजीन के पास वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे 1 अल्फा H मिलेगा आपको। और यहाँ पे बेंजीन के पास वाला ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे चारों तरफ क्या है, कार्बन उपस्थित है, तो अल्फा हाइड्रोजन आपको कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ पे यदि ये एल्किल समूह जो है बेंजिल कार्ब धनायन के पैरा स्थिति पर है तो हम H प्रभाव की बात कर सकते हैं ऑर्थो या फिर पैरा पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्लस H जो है वो क्या है, अधिक है, सबसे अधिक यहाँ पे प्लस H है, जबकि यहाँ पे प्लस H जो है, प्लस H प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो जो कार्ब धनायन का स्थायित्व तो होता है वो प्लस H प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि A का स्थायित्व जो है वो B से अधिक होगा, B का स्थायित्व C से अधिक होगा और C का किससे अधिक होगा, D से अधिक होगा। तो यदि एल्किल समूह बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, कार्ब धनायन के पैरा स्थिति पर हो, तो आप H प्रभाव के आधार पे आंसर दे सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल में यदि आप देखें तो हमने थोड़ा सा चेंज किया है। ये जितने भी समूह हैं ये अब हमने कहां लगा दिए, कार्ब धनायन के मेटा स्थिति पर मेथिल, कार्ब धनायन के मेटा स्थिति पर एथिल। तो हमने सभी समूहों को कहां लगा दिया, मेटा स्थिति पर लगा दिया। तो जब कार्ब धनायन के मेटा स्थिति पर समूह चल जाएंगे तो कार्ब धनायन के लिए फिर हम H प्रभाव की बात यहां पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो H प्रभाव है वो यहां मेटा स्थिति पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। H प्रभाव कहां कहां लगता है, ऑर्थो पे या फिर पैरा स्थिति पर। तो फिर हम इनके कौन से प्रभाव की बात करेंगे, जी हां बिल्कुल, एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव भी दर्शाता है। तो ये मेथिल जो है ये प्लस आई दर्शाएगा, ये भी प्लस आई दर्शाएगा, और ये वाला जो समूह है 3 कार्बन का ये भी प्लस आई, और ये 4 कार्बन का समूह ये भी क्या दर्शाएगा, प्लस आई दर्शाएगा। तो एल्किल समूह में प्लस आई किसका ज्यादा होता है, यदि एल्किल समूह में कार्बन की संख्या ज्यादा हो तो प्लस आई भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमने प्लस आई के वक्त भी बात करी थी। तो ये वाला जो समूह है इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है तो इसका प्लस आई क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है चारों में। और इसमें अगर हम बात करें प्लस आई क्या होगा, सबसे कम होगा। तो कार्ब धनायन का स्थायित्व जो है वो प्लस आई के समानुपाती भी होता है। तो यदि हम बात करें सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें है तो डी का स्थायित्व सबसे अधिक होगा, उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद किसका आएगा, ए का स्थायित्व आएगा। तो डी का स्थायित्व जो है वो सबसे अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि उसमें प्लस आई अधिक, और ए का स्थायित्व सबसे कम होगा क्योंकि उसमें प्लस आई सबसे कम मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन में आप अंतर समझें। यदि एल्किल समूह ऑर्थो या पैरा स्थिति पर होगा तो हम किसके अनुसार चलेंगे, प्लस एच प्रभाव के अनुसार। और यदि एल्किल समूह मेटा स्थिति पे होंगे तो हम किसके अनुसार चलेंगे, प्लस आई के अनुसार, क्योंकि मेटा स्थिति पे एच प्रभाव और एम प्रभाव की हम बात नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखें और सही से आंसर दें। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देखें। इन चारों कार्ब धनायन में हमें स्थायित्व का क्रम बताना है। तो यहाँ पे मेथिल है एल्किल समूह, यहां भी एल्किल समूह मेथिल है, यहां भी एल्किल समूह मेथिल है, जबकि यहां पे नो ग्रुप, यहां पे नो ग्रुप की बात हम करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें मेथिल समूह जब बेंजीन वाले से जुड़ जाता है तो वो बेंजीन वाले के ऊपर कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, प्लस एच प्रभाव दर्शाएगा। क्या इसके प्लस एच का
फायदा धनायन को होगा, तो इसके प्लस H का फायदा बिल्कुल धनायन को होगा, क्योंकि ये मेथिल जो है वो धनायन के कौन सी स्थिति पर है, ऑर्थो स्थिति पर, तो फिर हम प्लस H की बात कर सकते हैं ऑर्थो पर। ये वाला जो मेथिल है धनायन के कौन सी स्थिति पर है, मेटा पे, तो मेटा स्थिति पर हम प्लस H की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, तो फिर किसकी बात करेंगे, प्लस I की बात बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेथिल का प्लस I तो लगेगा ही सही। इसके बाद यदि बात करें धनायन के ये पैरा स्थिति पर है, तो पैरा स्थिति पर है, तो पैरा पर भी हम मेथिल समूह के प्लस H की बात कर सकते हैं। तो मेथिल समूह जब बेंजीन से जुड़ा रहेगा तो वो प्लस H प्रभाव दर्शा सकता है। अब A और C में अगर हम बात करें प्लस H लग रहा है, और B में क्या लग रहा है, प्लस I, और D में नो ग्रुप, तो हम बोल सकते हैं कि A और C का स्थायित्व जो है वो B से अधिक होगा और B का D से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि A और C में क्या मिला, प्लस H, जबकि B में प्लस I, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो क्रम के अनुसार जहां प्लस H लग रहा होगा उसका स्थायित्व प्लस I वाले से क्या होता है, अधिक होता है, और आखिर में नो ग्रुप। इसके बाद बात करें A और C दोनों में क्या लग रहा है, प्लस H लग रहा है, तो फिर किसका प्लस H ज्यादा, तो यहां पे अगर हम बात करें ऑर्थो पे और पैरा पे प्लस H क्या होता है, बराबर, तो फिर हम किसकी मदद लेंगे, अब I प्रभाव की मदद लेंगे। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि प्लस I जो है इसमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दूरी क्या है, कम, जबकि यहाँ पे प्लस I क्या मिलेगा, प्लस I मिलेगा कम, क्योंकि दूरी क्या है, ज्यादा है। तो प्लस I क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि A का स्थायित्व किससे अधिक होगा, C से, और फिर C का किससे, B से, और फिर B का किससे, D से। तो ये स्टेबिलिटी का क्या आ जाएगा, फाइनल ऑर्डर आ जाता है। तो यदि एल्किल समूह ऑर्थो पैरा पे हो तो पहले H सोचें, और फिर जरूरत पड़े तो फिर कौन सा प्रभाव सोचें, I प्रभाव सोचेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देखें, तो यहां पे फिर से 4 बेंजिल कार्बोधनायन हमें दे रखे हैं। इनके स्थायित्व को अगर हम देखें तो यहां पे मेथिल लगा हुआ है, पैरा स्थिति पर है तो इसका प्लस H लगेगा। यहाँ ड्यूटेरियम वाला मेथिल लगा हुआ है तो यहां पर इसका भी क्या लगेगा, पैरा पे प्लस H, जबकि यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है मेटा पे, तो इसका क्या लगेगा, प्लस I। H प्रभाव की हम मेटा पे बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे CD3 लगा हुआ है मेटा पे धनायन के, तो यहाँ पे भी हम किसकी बात करेंगे, प्लस I प्रभाव की बात करेंगे। मेटा पे M प्रभाव और H प्रभाव की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। तो H प्रभाव के आधार पे हम बोल सकते हैं कि A और B का स्थायित्व जो है वो C और D से क्या होगा, कम ज्यादा होगा, क्योंकि A और B में प्लस H लग रहा है, और जहां प्लस H लगता है वहां पे धनायन का स्थायित्व प्लस I वालों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो A और B का स्थायित्व C और D से क्या होता है, अधिक होता है। अब अगर हम बात करें A और B में, तो CS3 और CD3 में प्लस H किसका अधिक होता है, तो यहां पे देखें H इफेक्ट का ऑर्डर लिख रखा है। CD3 का CS3 से क्या होता है, प्लस H कम होता है, मतलब इसका ज्यादा होता है CS3 का, और CD3 का प्लस H क्या होता है, कम होता है। तो प्लस H यदि ज्यादा होता है तो धनायन का स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हम A और B में से बोल सकते हैं कि A का स्थायित्व किससे अधिक होगा, B से अधिक होगा। अब C और D में बात करें तो CS3 और CD3 में से CD3 का प्लस I क्या होता है, ज्यादा, और CS3 का प्लस I क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे कम भी लिख रखा है। CD3 का प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट CS3 से क्या होता है, अधिक होता है। तो प्लस I के आधार पे हम बोल सकते हैं कि D का स्थायित्व जो है वो किससे अधिक होगा, C से अधिक होगा। तो फाइनल ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, A का स्थायित्व सबसे अधिक, फिर B, फिर D, और फिर क्या आएगा, C आएगा। तो प्लस H वाले स्थायित्व में आगे और फिर प्लस I वाले क्या होंगे, पीछे होंगे। फिर प्लस H वालों में तुलना करें इस ऑर्डर के अनुसार, प्लस I वालों में तुलना करें इस ऑर्डर के अनुसार, और फिर फाइनल ऑर्डर आपको देना होता है। ये आपको ध्यान रखना है।